पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, सभी सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर, उसके अलावा फिर हमने बोरॉन की स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर ली थी। तो ये हमारा VSPR थ्योरी का केस नंबर 3 है ना, जिसको मैं बस 1 मिनट में और समराइज कर रहा हूँ। केस 3 था हमारा जब हमारी स्टेरिक नंबर थी कितनी, 4। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, अगर स्टेरिक नंबर 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा कौन सा होगा आपका, sp3, ठीक है ना। और इसमें पॉसिबिलिटीज जो थी वो 1 मिनट में रिवाइज कर लें। पहली पॉसिबिलिटी थी कि चारों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना आपका 0, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा, AB4, और इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो किस तरह से थी आपकी, टेट्राहेड्रल, है ना। अब पॉसिबिलिटी 2 थी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो तब ये आपका हो जाएगा क्या, AB3L, और इसकी शेप क्या होगी आपकी, पिरामिडल, ठीक है ना। तो जो जो स्पेशल एग्जांपल, जैसे टेट्राहेड्रल में आपको CH4 याद रखना है, जिनके बॉन्ड एंगल पूछे जाते हैं हमसे, है ना, और इसका बॉन्ड एंगल होता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। पिरामिडल की बात कर रहे हैं तो NH3, इसका बॉन्ड एंगल होगा कितना, 107 डिग्री, है ना। इनके बॉन्ड एंगल याद रखना कंपलसरी है आपको, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं लास्ट वो एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिनके बॉन्ड एंगल कंपलसरीली मुझे याद होनी चाहिए। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर भी 2, इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा AB2L2 से, और इसकी शेप किस तरह की हो जाएगी आपका, V शेप, ठीक है। और इसका कौन सा एग्जांपल मुझे याद रखना है, H2O, जिसका आपका है ना, तो इस तरह से H2O की स्ट्रक्चर होती है हमारा, दिस इज 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और बॉन्ड एंगल जो बताया जाएगा ना वो बॉन्ड्स के बीच का बताया जाएगा। हमने डायग्राम में लोन पेयर का बस समझाने के लिए लिखा था कि सबसे ज्यादा एंगल ये होगा, सेकेंड नंबर पर ये दोनों बराबर होंगे, फिर तीसरे नंबर पर ये, बट एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल बताया जाता है वो केवल बॉन्ड्स के बीच का। तो इसका थीटा जब पूछा जाएगा तो इट विल बी इक्वल्स टू 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको बॉन्ड एंगल याद रखने। आप बनाने को चौथी पॉसिबिलिटी भी बना सकते हो कि बॉन्ड पेयर 1 हो जाए और लोन पेयर 3 हो जाए, ठीक है ना, ABL3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप sp3 बोलोगे, ये आपका हो जाएगा लीनियर शेप का, ठीक है। और बॉन्ड एंगल के टर्म्स में आप बोलोगे कि इसका बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल जैसे चौथा वाला केस नॉर्मली बुक्स में गिवन नहीं होता, एग्जाम्पल आप बोलोगे तो अपना OCl माइनस, है ना। तो OCl माइनस मतलब हमने HOCl बनाया था, हाइपोक्लोरस एसिड, अगर आपको पता हो तो हाइपोक्लोरस एसिड में क्या हो गया, Cl O और H जुड़ा हुआ था, तो अगर आप इस H को हटा दोगे तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया आपका, माइनस। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, बॉन्ड बनाने में अभी कितना पार्टिसिपेट करा है, 1 ही, तो बाकी 3 इसके ऊपर क्या होंगे आपके, लोन पेयर, इस तरह है। तो ये ABL3 का केस हो जाएगा। शेप भले आप लीनियर बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। तो लास्ट 1 मिनट में हम लोग इन केसेस को समराइज कर रहे हैं। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस है ना, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जेई सिलेबस में है, वो ज्यादातर sp sp2 या किस हाइब्रिडाइजेशन को कंप्राइज करते हैं, sp3, और हमने सभी की स्ट्रक्चर्स वगैरह आप बना ली हैं। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर केस नंबर 4, और केस नंबर 4 है कि आपका स्टेरिक नंबर कितनी हो जाए, 5। स्टेरिक नंबर 5 होने का मतलब अब एक ऑर्बिटल और बढ़ गया है, और वो ऑर्बिटल डेफिनेटली कहाँ से आएगा, D वाला, है ना, क्योंकि S और P तो आ ही चुके हैं। अब अगला ऑर्बिटल बचता है मेरे पास D, ठीक है ना। जब हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक पढ़ेंगे तब D हम लोग अंदर वाला भी ले सकते थे, तब संकरण कौन सा हो जाएगा, DsP3। और अगर आप D बाहर वाला लोगे, अंदर और बाहर से मतलब क्या है मेरा, कि अगर S और P चौथे कोश के हैं और आपने D तीसरे कोश का लिया, तो D पहले वाले का लिया है आपने, इसलिए D को लिखोगे भी पहले, DsP3 हो जाएगा। और अगर आपने S और P चौथे कोश के लिए हैं, D भी चौथे कोश का लिया, तब इसे लिखा जाएगा
sp3d, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बाहर वाले कोश मतलब सेम कोश के ही ले रहे हैं, क्योंकि उप सहसंयोजन यौगिक हम लोग बाद में ही देखेंगे, पूरा टॉपिक है। तो दैट्स वाई हम इसका संकरण केवल कौन सा बोलेंगे अभी, sp3d। और इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि sp3d में क्या क्या शामिल होता है, s, px, py, pz और dz स्क्वायर, है ना। इसकी थोड़ी सी जरूरत यहाँ क्यों पड़ने वाली है, फिर से क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी ज्योमेट्रीज थी आपकी वो सममित थी, ठीक है ना। सममित का मतलब आप लोन पेयर किसी भी पोजीशन पर डाल सकते थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर दो तरह के अलग अलग एटम भी हो जाएं तो मैं उनको भी किसी भी पोजीशन पर डाल सकता हूं। जैसे ये NH3 है, अगर इसकी जगह NH2Cl भी होता तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आ रही मेरी बात समझ में। CH4 है, अब इसकी जगह मैं चाहता तो CH3Cl भी ले लेता, CH2Cl2 ले लेता, CHCl3 ले लेता, तो किसी भी क्लोरीन को किसी भी पोजीशन पर डालो। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा बंध कोण का मान क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तित हो जाएगा हल्का फुल्का, बट नॉर्मली उतना एडवांस लेवल तक जेईई सिलेबस में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो बंध कोण का मान हल्का सा भले परिवर्तित हो, बट पोजीशन कोई भी हो सकती है। यहाँ पर अब आपकी स्थिति का भी महत्व होगा, क्योंकि हमारे पास तीन अलग अलग चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। एक है ना, इसकी पहले मैं ज्यामिति बताऊं, sp3d, स्टेरिक नंबर 5, संकरण तो हमेशा कौन सा होगा, sp3d। अब इसकी जो नॉर्मल हमने ज्यामिति बात करी थी वो किस तरह की थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, है ना। तो इसकी नॉर्मल जो ज्यामिति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्टकट में जिसे क्या लिखा जाता है हमारा, TBP। और बनता किस तरह से त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, एक तो आपका कहाँ होता है, प्लेन में, ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मान लीजिए A, अब आपके पास 5 पोजीशन, 3 तो प्लेन में है और 2 कहाँ है, एक ऊपर और एक नीचे। आ रही मेरी बात समझ में। तो सबसे पहली बात कि ये ज्यामिति जो है वो अनसिमेट्रिक है, असम्मित है, सम्मित नहीं है। अब ये ज्योमेट्री क्यों नहीं है सम्मित, क्योंकि बाकी सब में आप देख रहे हो ना, sp2 में बंध कोण कितने डिग्री का था, 120। क्या इसके अलावा कोई दूसरे डिग्री का बंध कोण उपस्थित था, नहीं। तीनों बंध कोण कितने डिग्री के थे, 120। जब आपने चतुष्फल के ज्यामिति को देखा तो सभी बंध कोण कितने डिग्री के थे, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। एक ही तरह के बंध कोण आ रहे थे, sp में भी एक ही तरह का था 180, sp2 में 120, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। परंतु यहाँ पर बंध कोण कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, ठीक है ना। ये वाला बंध कोण कितना है आपका, 120, और ये जो परपेंडिकुलर बंध कोण होंगे ये 90। तो जब 2 तरह के बंध कोण हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बंध भी कितने तरह के होंगे आपके, 2 तरह के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 120 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल हैं, है ना, वो 3 हैं संख्या में, और 90 डिग्री के जो बंध कोण हैं वो संख्या में कितने हैं आपके, 6। ऊपर वाला इन तीनों से 90 पर, नीचे वाला इन तीनों से 90 पर, है ना। 1 2 3 4 5। अभी परमाणु परमाणु कुछ नहीं आया, मैं तो इससे बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ 120 वालों में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा कि 90 वालों में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, 90 वालों। जो दूर होंगे डेफिनेटली उनमें प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा आपका, कम, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आप यही लिखना हमारा कि, है ना, TBP ज्यामिति, TBP ज्यामिति, है ना, असम्मित होती है क्योंकि इसमें, TBP ज्यामिति असम्मित होती है क्योंकि इसमें 2 तरह के बंध कोण उपस्थित हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह के बंध कोण उपस्थित हैं, 120 डिग्री तथा 90 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री वाले जो है ना
आगे लिखना है, तथा इसमें दो तरह के बंध उपस्थित होते हैं, तथा इसमें दो तरह के बंध उपस्थित होते हैं। 120 डिग्री वाले जो होते हैं, जो एक तल में उपस्थित हैं, है ना, उन्हें बोला जाता है कौन से बॉन्ड्स आपका? इक्वेटोरियल। तो ये कहलाते हैं हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सही है। इक्वेटोरियल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है हमारा? विषुवतीय। ठीक है ना। तो हम लोग अब इसे शॉर्टकट में केवल किससे निरूपित करेंगे? ई से। तथा इसमें दो तरह के बंध उपस्थित होते हैं। पहला कि 120 डिग्री वाले बंध जो तल में है उन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, हिंदी में विषुवतीय बंध ई बोला जाता है। दूसरा 90 डिग्री वाले जो तल के कहाँ है आपका? लंबवत, उन्हें बोला जाता है कौन से बॉन्ड्स आपके? एक्सियल बॉन्ड्स, जिसे आप किससे निरूपित करते हो? ए से, है ना। तो अब हम लोग केवल ई और ए और एक्सियल बॉन्ड्स का मतलब हिंदी में बोला जाएगा कौन सा बंध हमारा? अक्षीय। ठीक है ना। तो पीसी ये sp3d संकरण में आपके पास असममित ज्यामिति होने के कारण दो तरह के बंध उपस्थित हैं। एक इक्वेटोरियल होता है और एक आपका क्या होता है? आपका एक्सियल। ठीक है ना। जो अधिक रिपल्शन होगी, अगर हम लोग प्रतिकर्षण का क्रम देखें, रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा? प्रतिकर्षण का क्रम, है ना, 120 डिग्री और 120 डिग्री वालों में प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। किसकी तुलना में? 120 डिग्री और 90 डिग्री वाली। सही कह रहा हूं? अर्थात इक्वेटोरियल में कम प्रतिकर्षण है किससे? एक्सियल और इक्वेटोरियल। समझे? तो इस चक्कर में अगर यहां पर अब आपके पास जो सिचुएशन हो सकती है, देखो, है ना, क्या सिचुएशन हो सकती है? दो तरह के बंध। पहले तो अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन या प्रूफ, है ना, दें कि क्यों है इसमें दो तरह के बंध, तो आप सभी को एक रासायनिक साम्य अगर पढ़ लिया हो आपने, है ना, 11th-12th में पढ़ाई होगा, तो एक रफ जानकारी होगी कि रासायनिक साम्य में यह अभिक्रिया सबसे ज्यादा आती है। PCl5 गैस को जब गर्म करा जाता है तो ये तुरंत टूट जाता है क्या आपका? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। पढ़ा होगा ना ये सब तो हमने, है ना। इसका कारण ही ये व्याख्या है, क्योंकि इसमें दो तरह के बंध है। ठीक है ना। दो तरह के बंध होने के कारण जो अक्षीय बंध होते हैं वो तुलनात्मक रूप से लंबे तथा दुर्बल होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, है ना, क्यों है लंबे तथा दुर्बल? इनमें प्रतिकर्षण क्या है आपका? ज्यादा है। प्रतिकर्षण को कम करने के चक्कर में इस बंध की लंबाई क्या हो जाती है? थोड़ी सी बढ़ जाती, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए? आपके दूर हो जाए, है ना। जितना पास रहेंगे तो प्रतिकर्षण का प्रभाव क्या हो सकता है? आपका बढ़ सकता है। दूर हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण का प्रभाव क्या होगा? हमारा कम। इस चक्कर में जो अक्षीय बंध होते हैं वो लंबे तथा दुर्बल होते हैं, जबकि विषुवतीय बंध जो होते हैं हमारे वो छोटे तथा प्रबल होते हैं, है ना। इसकी व्याख्या हम यहां से दे सकते हैं। तो ये भी लिख लेना हमारा कि प्रतिकर्षण के मान के आधार पर मान गलत बोल दिया, प्रतिकर्षण के आधार पर लिखना, मान मत लिखना। प्रतिकर्षण के आधार पर प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि प्रतिकर्षण के आधार पर प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि अक्षीय बंध, है ना, की बंध लंबाई है ना, अक्षीय बंध की बंध लंबाई, है ना, विषुवतीय बंध की लंबाई की तुलना में अधिक होती है,
विषुवतीय बंध की लंबाई की तुलना में अधिक होती है ना, अर्थात ए है ना, अब ए ही लिख देना है ना, ए बंध ई बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। अर्थात ए बंध ई बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो एक में छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म है, तो इसका कारण आया सभी को समझ है। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, देखो है ना, ये P था आपका, ये Cl 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 और Cl, और एक Cl ऊपर है और एक Cl कहाँ है हमारा, नीचे। ठीक है ना, जो आपको मैंने पहले ही बोला था कि हम यहाँ पर pz और dz स्क्वायर का चयन क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि ये जो ऊपर वाले बंध हैं, ये जो दो कक्षक बने होंगे, ये किनसे मिलकर बने होंगे आपके, pz और dz स्क्वायर। तो मैं इस sp3d संकरण को चाहूं तो दो आधार में तोड़ सकता हूं, एक sp2 और एक pd कर सकता हूं मैं। sp2 वाले जो कहां पर हैं आपके तल में, जब भी आपको sp2 बनाना होता है तो आप यही संकरण बनाते हो, है ना, ज्यादातर हम xy तल ही लेते हैं। तो इसमें s px और क्या आ गया आपका py, और ये जो ऊपर वाले जो हैं लंबवत हैं, इसमें कौन कौन से आ गए आपका pz और dz स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जिस कक्षक में प्रतिशत s लक्षण ज्यादा होगा वो नाभिक के क्या होगा, उतना ही पास होगा, बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, कम, और बंध उतना क्या हो जाएगा आपका प्रबल। तो आप यहां से भी बोल सकते हो कि sp2 वाले जो बंध हैं हमारा, है ना, प्रतिशत s लक्षण ज्यादा होने के कारण नाभिक के अधिक पास होंगे तथा बंध जो होगा वो प्रबल होगा। ठीक है ना, और अगर पीडी की बात करोगे तो पीडी वाले में प्रतिशत एस लक्षण कितना है हमारा, 0, है ना। तो ये वाले बंध क्या होंगे हमारे, नाभिक से एक तो क्या होंगे, दूर, और इसी वजह से क्या है आपके दुर्बल भी। और यही कारण है कि जैसे ही इस PCl5 को आप हल्का सा भी गर्म करते हो तो ये जो दो बंध आपके दुर्बल हैं ये आसानी से क्या हो जाते हैं आपके, टूट जाते हैं, है ना। और टूट के आपका जो है, अगर ज्यामिति के टर्म्स में बताऊं तो ये इस तरह से PCl3 प्लस किसमें बदल जाता है आपका Cl2। क्वेश्चन देखो किसी भी तरह से पूछ सकता है, जरूरी नहीं आपको ये समीकरण दे, हमसे पूछ सकता है PCl5 गैस को गर्म करने पर, ठीक है, संकरण में क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर PCl5 में इसका संकरण किस तरह का था आपका, sp3d, और गर्म करने के बाद अब कौन सा संकरण हो गया यहाँ पर, sp3, सही है, क्योंकि और आकृति भी परिवर्तित हो गई, किस तरह की शेप हो गई आपकी, पिरामिडल। ठीक है ना। अब इसका देखो और नई तरह की एप्लीकेशन भी दे सकता है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं, निम्न में से किसमें दो प्रकार के PCl बंध उपस्थित है। बॉन्डिंग के क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल पे वो घुमा के बना सकता है, ठीक है। तो अभी तो मैं सामने सामने करा रहा हूँ, आप हो सकता है आंसर इमीडिएटली बता दो, एग्जाम में आएगा तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि निम्न में से किसमें दो प्रकार के PCl बंध उपस्थित है। मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन आपको PCl3 दिया है, दूसरा ऑप्शन PCl4 प्लस दिया है, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको PCl6 माइनस दिया है, और चौथा ऑप्शन मैंने आपको PCl5। बहुविकल्पीय हो सकता है,
ठीक, तो अब ये 4 कंपाउंड उसने लिख दिए, सब में फास्फोरस और क्लोरीन है और सब में बंधुओं की संख्या एक से क्या है आपकी ज्यादा है। और क्वेश्चन पूछा है कि इन निम्नलिखित में से किसमें 2 प्रकार के पीसीएल बंधु उपस्थित है। अगर सिंगल करेक्ट होता तो मुझे आंसर पता था इसका, कौन सा, डी, है ना। तो एक आंसर तो मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने सामने बोर्ड पर आपको करवा दिया है कि इसमें 2 तरह के पीसीएल बंध हैं। इस पीसीएल बंध की लंबाई अलग होगी और इस पीसीएल बंध की लंबाई क्या होगी, अलग। तो यहां पर तो हम बोल सकते हैं कि पीसीएल बंध जो है आपका इक्वेटोरियल वाला, उसकी बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी किससे, पीसीएल एक्सियल, अगर आप बंध लंबाई की बात कर रहे हो। और अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे तो आप बोलोगे पीसीएल इक्वेटोरियल की बंध लंबाई, सॉरी बॉन्ड एनर्जी एक्सियल वाले से क्या होगी, ज्यादा। तो एक उत्तर तो मुझे पता है, बाकी के बारे में क्या बोल सकता हूं, है ना। अगर एक से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको लॉजिक बस यही लगाना है, जो ज्यामिति सम्मित होगी उसमें एक ही तरह के बंध होंगे और जो ज्यामिति असम्मित होगी उसमें 2 प्रकार के बंध होंगे, ठीक है ना। अब अगर आप जाओ PCl3, PCl3 में किस तरह का संकरण है इसका, sp3, सम्मित है कि असम्मित, सम्मित है ना, सामने बना ही हुआ है। लोन पेयर कहीं भी डाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हम लोग दिखाने के लिए, सरल बनाने के लिए लोन पेयर हमेशा ऊपर डाल देते हैं, अलग से दिखाई दे। तो ये सम्मित है, तो इसमें 2 प्रकार के बंध मिलने की कोई भी संभावना नहीं। PCl4 प्लस में जब जाओगे आप तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, sp3, है ना। PCl4 प्लस कैसे बनेगा, एक फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया आपका, प्लस, और बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन से इसने क्लोरीन के साथ क्या करा, बंध बना लिया। तो इसमें भी चारों बंध क्या है हमारे, समान है। PCl6 माइनस, इसमें कौन सा संकरण होगा, संकरण तो मुझे निकालना आता है, sp3d2, है ना। तो मैंने कल आपको परेशान करने के लिए बोला था कि बहुविकल्पीय हो सकता है, नहीं तो आप तुरंत उत्तर दे देते ना। तो इन तीनों में से किसी में भी, sp3d2 की बात करें वापस, ये ज्यामिति सम्मित है कि असम्मित, है ना। कैसे सम्मित है, सभी बंध कोण 90 डिग्री है। sp3d2 का मतलब क्या, अष्टफल की, 4 तो एक तल में होंगे, वो भी आपस में 90 डिग्री पर, ऊपर वाला भी 90, नीचे वाला भी 90। जिस ज्यामिति में केवल एक ही प्रकार के बंध कोण उपस्थित होंगे वो सम्मित होगी, जिसमें एक से ज्यादा बंध कोण है वो असम्मित। तो हम लोग जो 6 संकरण पढ़ने जा रहे हैं, 6 ज्यामिति, उनमें से केवल sp3d वाली आपकी असम्मित है और अगली आएगी sp3d3 वाली, जो पेंटागोनल किस तरह की होती है, बाई पिरामिडल, है ना। बट उसके एग्जांपल्स कम ही है हमारे पास अवेलेबल। जो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो इसी के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि sp3d3 के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं हमारे पास, 7। जब तक 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक sp3d3 नहीं बन सकता। और 7 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास केवल पॉसिबिलिटी किसकी बचती है, हैलोजन फैमिलीज की, और उसमें भी ज्यादा बनाने का पावर किसके पास है, आयोडीन। आकार बड़ा होगा तभी तो वो अपने आसपास 7 ग्रुप क्या करेगा, रख पाएगा, तो इसलिए उसके चांसेस थोड़े से क्या होते हैं हमारे, कम। या अवेलेबल केसेस, इसके हमारे पास खूब सारे अवेलेबल केसेस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, है ना। इस आधार पर भी मैं बोल सकता हूँ कि ये बंध छोटे भी होंगे और प्रबल होंगे, और ये बंध दुर्बल भी होंगे और लंबे भी, क्योंकि इनमें केवल P और D आ रहा है। अब जो अगला वेरिएशन आता है हमारा, कि जब 2 प्रकार के बंध हैं भैया, तो अगर लोन पेयर आया तो क्या करेंगे, किस स्थिति में रखें। आपके पास 2 तरह की स्थितियां हैं, एक्सियल भी है और इक्वेटोरियल। तो एक तो लोन पेयर की पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर मान लीजिए बहुबंध आ गया, बहुबंध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, MB, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी कि 2 तरह के एटम्स आ जाए, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, है ना। जैसे ऊपर मैंने लिखा जो CH3Cl, CH2, Cl2, कि उसमें 2 तरह के परमाणु आ भी जाए, आपको कहीं भी रखने का हक है, क्योंकि ज्यामिति क्या है, सम्मित। इनमें ज्यामिति क्या है आपकी, असम्मित। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी सोचना पड़ेगा कहाँ रखें, लोन पेयर के लिए भी सोचना पड़ेगा कहाँ रखें, और अगर 2 अलग अलग तरह के परमाणु आ रहे हैं, जैसे ये तो पूरे 5 क्या है इसमें, क्लोरीन, अगर मैं PCl3F2 दे दूं आपको, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लोन पेयर वाले एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जिनमें लोन पेयर आ रहा है ना। लोन पेयर वाला एग्जाम्पल SF4 आ गया, लोन पेयर, ठीक है ना। 4 बंध और सल्फर के पास क्या आ गया आपका, एक लोन पेयर। संकरण तो इसमें भी कौन सा है मेरा, sp3d।
मल्टीपल बॉन्ड वाला केस कौन सा हो जाएगा? SOF4 आ गया मल्टीपल बॉन्ड। 4 तो F के साथ सिंगल बॉन्ड, जो एक लोन पेयर बच रहा था सल्फर के पास, अब उसने ऑक्सीजन के साथ क्या करा? डबल बॉन्ड बना दिया। और 2 तरह के परमाणु से मेरा तात्पर्य क्या है? PCl3F2 टाइप के, कि अब इसमें 2 तरह के परमाणु। तो हमें ये समझना है कि चूंकि ज्यामिति असममित है तो इन सब के क्या होने चाहिए? रूल फिक्स होने चाहिए, किसको किस पोजीशन पर रखा जाए। क्योंकि जब आपसे इसकी आकृति पूछी जाएगा SF4 की, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? मैं लोन पेयर को या तो इस पोजीशन पर डालूं या मैं लोन पेयर को इस पोजीशन पर डालूं। आ रही मेरी बात समझ है? इसी तरह से मल्टीपल बॉन्ड है तो वापस या तो इधर डालूं या उधर डालूं। और 2 तरह के परमाणु हैं तो या तो इधर, जैसे PCl3F2 का मतलब क्या है? एक ऑप्शन क्या हो सकता है? तीनों क्लोरीन में यहां डाल दूं और दोनों फ्लोरीन ऊपर नीचे। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2 फ्लोरीन यहां, ठीक है, 1 क्लोरीन यहां और 2 क्लोरीन ऊपर नीचे। और एक तीसरा ऑप्शन कि 1 Cl ऊपर, 1 F नीचे और अंदर बाकी। तो अब हमसे पूछ ले इनमें से कौन सी ज्यामिति सही है, तो हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा इन चीजों को, है ना। लोन पेयर उस स्थिति में रहना पसंद करेगा जहां पर वो नाभिक के क्या हो? आपके ज्यादा पास हो। क्यों? लोन पेयर के ऊपर केवल कितने नाभिक का प्रभाव होता है? 1 का। अगर वो नाभिक के ज्यादा पास हो गया तो क्या होगा? उससे उसके फैलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूसरे ऑर्बिटल को प्रतिकर्षण देने का प्रभाव भी उसका कम हो जाएगा। हाँ या ना? आई मेरी बात समझ में? तो लोन पेयर हमेशा उस स्थिति में रहना चाहेगा जहां पर उसके ऊपर नाभिक का प्रभाव ज्यादा हो। और नाभिक का प्रभाव ज्यादा होने का मतलब प्रतिशत S लक्षण ज्यादा हो, क्योंकि प्रतिशत S लक्षण ज्यादा होने से ही नाभिक के वो चीज क्या होगी? अधिक पास होगी, ठीक है ना। सबसे पास जो कक्षक होता है नाभिक के, वो कौन सा कक्षक होता है आपका? ऐसी होता है। मल्टीपल बॉन्ड द्विबंध कहाँ रहना पसंद करेगा? तो द्विबंध वहां रहना पसंद करेगा जहां पर उसे प्रतिकर्षण कम से कम मिले। अब प्रतिकर्षण कम कहाँ मिलेगा? 120 डिग्री पर कि 90 डिग्री पर? 120 वाले पर। तो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा, मतलब लोन पेयर भी इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन भी इसी, क्योंकि ये दोनों वैसे भी है ना। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे तो सिंपल शब्दों में समझो कि ये दोनों अधिक जगह घेरते हैं ना, तो इन्हें ऐसी पोजीशन में रखो जहां पर इनको पहले से जगह ज्यादा मिल रही है, ताकि प्रतिकर्षण ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? आपका कम हो जाए। क्लियर मेरी बात? अब अगर 2 तरह के परमाणु हो तो तब आपको इनकी किसको देखना पड़ेगा? विद्युत ऋणात्मकता को देखना पड़ेगा कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है। अब ज्यादा विद्युत ऋणी को कहां रखूं और कम विद्युत ऋणी को कहां रखूं, है ना। जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, ज्यादा विद्युत ऋणी क्या करना चाहता है? ज्यादा विद्युत ऋणी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर उसने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया तो उसने प्रतिकर्षण को बढ़ा दिया कि कम कर दिया? उल्टे कम कर दिया ना। उसने तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करा? अपनी तरफ खींच लिया है। और अपनी तरफ खींचने का मतलब उस बंध में इलेक्ट्रॉन का घनत्व पहले की तुलना में क्या हो गया? कम। आ रही मेरी बात समझ में? तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहना चाहेगा? आपका एक्सियल। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व वहां रहना चाहेगा जहां पर प्रतिशत S लक्षण क्या हो? कम हो, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। S लक्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाभिक के पास होंगे। और नाभिक के पास होंगे तो उसे खींचने में क्या होगी? दिक्कत होगी। अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास कौन सा हक दिया है ब्रह्मा जी ने? कि तू जिस भी बंध में जाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप खींचने की क्षमता ज्यादा बढ़ाने के लिए आप अधिक विद्युत ऋणी तत्वों को हमेशा किस पोजीशन पर डालोगे? एक्सियल। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर एक्सियल पे रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड भी एक्सियल पे रहेगा, और इक्वेट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा किस पोजीशन पर रहेगा? आपका एक्सियल पोजीशन, है ना। इसे बेंट ने दिया था और इसे बेंट का नियम भी बोला जाता है। तो आप ये लिखने के बाद चाहो तो बेंट का नियम, है ना, या पहले आप लिख लो बेंट का नियम और उसमें लिख लेना है। तो मैं शब्दों में भले नहीं लिखा रहा हूँ, बाकी बस भावनाएं ध्यान रखना है। और लिखना हो तो चलो लिखवा भी देते हैं। बेंट का नियम हेडिंग डाल के इसमें लिख लेना। तीनों पॉसिबिलिटी लिखना। पहली कि लोन पेयर उस स्थिति में रहना पसंद करेगा
लोन पेयर उस स्थिति में रहना पसंद करेगा जहां उसे अधिक स्थान मिले, या तो आप स्थान के शब्दों में भी बोल सकते हो बेटा, जहां उसे अधिक स्थान मिले, या जहां प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा हो, या जहां प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना बेटा, बहुबंध बहुबंध में अधिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, बहुबंध में अधिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह उस स्थिति में रहना पसंद करेगा, यह उस स्थिति में रहना पसंद करेगा जहां उसे अधिक जगह मिले, अर्थात विषुवतीय स्थिति। मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पर लिखते वक्त उल्टा कर दिया ना। लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? लोन पेयर इक्वेटोरियल, मल्टीपल बॉन्ड भी इक्वेटोरियल है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर रहेगा आपका? एक्सियल। ठीक है ना। और तीसरा लिखना हमारा कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व उस स्थिति पे रहना पसंद करेगा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व उस स्थिति में रहना पसंद करेगा जहां से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सके, जहां से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सके, अर्थात जहां पर प्रतिशत एस लक्षण कम हो, अर्थात जहां पर प्रतिशत एस लक्षण कम हो, अर्थात अक्षीय स्थिति। तो ये आपके लिए चार्ट खूब इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है ना। एल ई एम ई और ई किसके साथ जुड़ेगा आपका? ए के साथ। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम लोग स्टेरिक नंबर 5 के केस बनाने जाएं कि क्या क्या केस संभव है, ठीक है, तो जो अलग अलग केस संभव है, मतलब पॉसिबिलिटीज, इनके बाद पहला केस है बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, लोन पेयर 0, है ना। इस तरह के अणु को किससे निरूपित करा जाएगा? आपका AB5 से। ठीक है, ज्योमेट्री पूछेगा तो किस तरह से बोलोगे? टेट्रागोनल, बाइपिरामिडल, बंध कोण अभी मैंने बताई दिए, 120 डिग्री वाले होंगे 3 और 90 डिग्री वाले होंगे कितने आपके? 6। ठीक है, तो अब अगर इस आधार पर मुझसे अलग अलग अणुओं की ज्यामिति बोले ना, अलग अलग कुछ कुछ एग्जांपल्स करें। पहला एग्जांपल PF5, तो PF5 की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से, ठीक है, और इसमें जानकारी भी लिखना कि PF5 में सभी PF बंध अभी हमने बोला कि PCl5 में कितने तरह के PCl बंध हैं? 2, है ना, परंतु अब ये वापस जानकारी हो गई और जानकारी वाली चीजें आपको याद रखना जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन है, जानकारी, बोले आप भी लिख लेना, और जानकारी वाली चीजें मुझे याद रखना जरूरी है कि PF5 में प्रायोगिक रूप से जो पाया गया है ना, कि PF5 में प्रायोगिक रूप से सभी PF बंध
है ना, समान पाए गए हैं। PF5 में प्रायोगिक रूप से सभी PF बंध समान पाए गए हैं, है ना। अब कारण भी पूछ सकता है, तो इसका कारण लिख लेना, जिसका कारण ना F परमाणुओं का, जिसका कारण F परमाणुओं का आपस में अपनी स्थिति परिवर्तित करना होता है, जिसका कारण F परमाणुओं का आपस में अपनी स्थिति परिवर्तित करना होता है, अर्थात F परमाणु छद्म घूर्णन, स्यूडो रोटेशन, आपने स्यूडो फोर्स सुना होगा ना, छद्म बल, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहाँ पर भी छद्म क्या होता रहता है आपका, रोटेशन। काफी तेजी से ये सभी परमाणु अपनी स्थिति को क्या करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं ना। और ऐसा केवल फ्लोरीन के साथ ही संभव है, PCl5 में संभव नहीं है। ये भी पूछ सकता है क्यों, तो फ्लोरीन का आकार क्या होता है आपका, काफी छोटा, तो इस आकार छोटा होने के कारण घूर्णन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो काफी कम होती है ना। तो ये जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है, लिखना है ना, क्या बोला था ना, जिसका कारण है ना, जिसका कारण F परमाणुओं का छद्म घूर्णन होता है ना, जो फ्लोरीन के निम्न आकार के कारण संभव हो पाता है, जो फ्लोरीन के निम्न आकार के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा काफी कम होती है। किसी चीज को घुमाना है तो घुमाने के लिए क्या चाहिए आपको, ऊर्जा की तो जरूरत लगेगी, है ना। तो इसके लिए जो ऊर्जा लगती है वो काफी कम है, तो आसानी से अपनी पोजीशन को परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए इसमें सभी PF बंध जो होते हैं वो समान होते हैं। इसमें दो तरह के PF बंध नहीं पाए जाएंगे, है ना। फिर अगर अगली बात करोगे आप, है ना, तो PCl5 हो जाए, PBr5 हो जाए या PI5 हो जाए, इन सभी में आपके दो प्रकार के, है ना, 2 टाइप्स ऑफ PX बंध है ना। अब मैं X लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो आप बताते हो, ठीक है ना, और संकरण कौन सा बताते हो आप इसका, sp3d, ये किस अवस्था में होता है इनका, गैसीय अवस्था में। तो ये ध्यान रखना खूब जरूरी है। अगर आपको रासायनिक साम्य का थोड़ा सा आइडिया हो तो हमेशा PCl5 क्या लिखा जाता है, गैस, है ना। क्यों, अगर आपने PCl5 ठोस ले लिया यहाँ पर, अगेन ये आपकी जानकारी है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो गैसीय अवस्था में चाहे PCl5 हो, PBr5 हो, PI5 हो, मैंने सामने बता दिया है, सबका आपका संकरण हमेशा sp3d, दो तरह के PX बंध। परंतु PCl5 ठोस अगर होगा तो ठोस को जब आप लेते हो तो ये टूट जाता है किसमें, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। मतलब अगर आप PCl5 के दो अणु ले रहे हो, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है ना। तो दिखाने के लिए भले हम दिखा रहे हैं, परंतु ये ठोस अवस्था में इन अवस्थाओं में रहेगा ही नहीं। ये हल्का सा भी गर्म करते ही किस अवस्था में आ जाएगा, एक का संकरण तो कौन सा हो जाएगा आपका, sp3 चतुष्फल की है, ठीक है ना, और दूसरे का संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, sp3d2। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना। और इस वजह से हम लोग ये भी
चाहे तो ट्रू फॉल्स या किसी भी रूप में पूछ सकता है कि PCl5 ठोस क्या करेगा, विद्युत का चालन कर सकता है ना। क्यों कर सकता है? क्योंकि PCl5 ठोस हमेशा किस रूप में उपस्थित होगा आपका, आयन के रूप में, और आयन आ गए तो आयन तो भैया जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो उनकी गति क्या हो जाएगी, आपकी संभव हो जाएगी, तो ये आयन के रूप में तो विद्युत का चालन भी कर सकता है ना। अब ये जानकारी PCl5 के लिए है ना। PF5 केवल गैसीय अवस्था में रहेगा, तो इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। इसी लॉजिक से अगर आप PbR5 ठोस को लेते हो तो ये भी टूटेगा PbR4 प्लस, परंतु ये PbR6 माइनस नहीं बनाता है ना। आप ऊपर वाली अभिक्रिया का मैकेनिज्म जरूर लिख सकते हो ना। मैकेनिज्म लिखना हो तो किस तरह से, पहला PCl5 का अणु टूटेगा किसमें, PCl4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और इस Cl माइनस ने क्या करा, अगले PCl5 अणु के साथ जुड़कर क्या बना दिया आपका PCl6 माइनस, है ना। जब हम लोग कंबाइंड रूप से लिखते हैं तो मुझे Cl माइनस नजर आने वाला नहीं है, इस वजह से हम लिखते हैं कि 2 PCl5 टूट गया किसमें, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, है ना। अब ये चीज यहाँ पर आपको फिर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वापस आपको मैं इस तरह के काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि कौन अस्तित्व में है, कौन अस्तित्व में नहीं है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि PbR6 माइनस अस्तित्व में है कि नहीं है, तो ये अस्तित्व में नहीं है। अगर बनना होता तो ये भी किस तरीके से बनता, PbR5 में आप किसको जोड़ते, Br माइनस, तो ये बन जाता PbR6 के आपका माइनस, परंतु ये अस्तित्व में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। कारण है आपका, है ना, दोनों का कारण इकट्ठे लिख रहे हैं, अगला भी लिख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका PbI5 ठोस, तो अगर आप PI5 ठोस के लिए जाते हो तो ये भी सेम लॉजिक से PI4 प्लस तो बना देगा और प्लस I माइनस। क्वेश्चन देखो खूब बढ़िया बढ़िया बना सकता है, इस वजह से आपको जानकारियों को याद रखना जरूरी है। हमसे बोलेगा कि, है ना, PbR5 ठोस के ऋणायन में संकरण बताओ, PbR5 ठोस के ऋणायन का संकरण बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, परिभाषित ही नहीं, Br माइनस सिंगल है, संकरण के लिए तो क्या होना चाहिए, पहले बंद बनाने को आएगा तभी तो आपस में उसके कक्षक क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, तो इसमें तो कोई बंद बनाने आ ही नहीं रहा, तो कोई संकरण की सवाल ही नहीं, तो हम लोग ये बोलेंगे संकरण इसका परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से PI5 ठोस का बोल सकता है कि इसके ऋणायनिक भाग का संकरण बताओ, परिभाषित नहीं। PCl5 ठोस के ऋणायनिक भाग का संकरण बताओ, sp3d2। तो इस तरह से इन जानकारियों के ऊपर वो क्वेश्चन किसी भी रूप से आपसे पूछ सकता है। और सिमिलर लॉजिक पर PI5 प्लस I माइनस, है ना, अस्तित्व वाले सब क्वेश्चन मैं आपको करवाते चल रहा हूं, क्योंकि अस्तित्व वाले क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंस खूब ज्यादा है ना। BCl4 माइनस लास्ट क्लास में करवाया था मैंने कि BCl4 माइनस, BI4 माइनस, BBr4 माइनस भी अस्तित्व में नहीं है। बोरॉन के छोटे BF4 माइनस तो है अस्तित्व में, परंतु वो तीनों नहीं है। ऐसे ही PCl6 माइनस अस्तित्व में है, परंतु ये दोनों अस्तित्व में नहीं है। इनका कारण लिख लेना कि क्लोरीन तथा ब्रोमीन के उच्च आकार के कारण, है ना, ब्रोमीन तथा ना क्लोरीन बोल दिया शायद मैंने, ब्रोमीन तथा क्लोरीन के, ब्रोमीन तथा आयोडीन के उच्च आकार के कारण छह परमाणुओं का, 6 ब्रोमीन ऑब्लिक आयोडीन परमाणुओं का फास्फोरस के चारों तरफ व्यवस्थित होना असंभव होता है। फास्फोरस के चारों तरफ व्यवस्थित होना असंभव होता है। अब इनके और एग्जाम्पल पूछे, जैसे अभी जो मैंने आपसे बोला कि PCl3F2 की शेप, तो मैंने आपसे वही चीज पूछी थी, अगर किसी को समझ में ना आई हो, कि इसमें 3 संभावना है मेरे पास,
है ना। पहली संभावना है क्या कि मैं दोनों F को ऊपर रखूं, है ना, और आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है PCl3F2 की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ऑप्शन ए में ये, ऑप्शन बी में ये था, ऑप्शन सी में उसने आपको ये बना के दे दिया, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी। अब जिसे बेंट रूल या ये ना पता होगा कि दो तरह के परमाणु होने पर असममित ज्यामिति में उनकी स्थिति फिक्स हो जाती है, तो हो सकता है वो कौन सा टिक करके आ जाए, एनी ऑफ द अबव, कि कहीं भी रख दो। परंतु करेक्ट क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व को आपको किस स्थिति पे डालना है, एक्सियल। तो इसलिए इनमें से सही संरचना केवल कौन सी वाली होगी मेरी, ये वाली। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते जाएंगे हमारे, है ना। PCl2F3 की संरचना पूछे मुझसे, तो अब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपका, है ना। अब इसकी भी संरचना आपको पता ही है कि जिसको बेंट रूल नहीं पता होगा वो सिमेट्री से क्या करेगा, बोलेगा लो FFF यहाँ लो और ClCl यहाँ लो। अच्छी लगती है ना देखने में, अच्छा लगता है, सुना है ना गाना, है ना ऐसे। तो ये गलत है भैया, सही ज्यामिति क्या होनी चाहिए इसकी हमारी, दो फ्लोरीन आपके ऊपर। अब तीसरा फ्लोरीन के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, इस वजह से मजबूरी में आप क्या कर रहे हो, उसे देना ही पड़ेगा, जितने मैक्सिमम पोजीशन से पहले दो। तो इसलिए सही संरचना हमारी ये होगी, ठीक है ना। इस आधार पर वो टेढ़े मेढ़े और कंपाउंड देखो डराने के लिए, है ना। तो जरूरी नहीं कि जो सराउंडिंग परमाणु हो, सामने वाला परमाणु वो मोनो एटॉमिक ही हो। अब मैंने इस तरह से कर दिया CH3 होल थ्राइस CF2 होल थ्राइस, कौन सा ग्रुप कहाँ जाना चाहिए कायदे से, है ना। CF3 जाएगा कौन सी पोजीशन पर, ऊपर, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से क्या है मेरा, ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। और CH3 तीनों ग्रुप कहाँ आ जाएंगे आपके, यहाँ पर। तो इस तरह से टेढ़े मेढ़े कंपाउंड भी वो आपसे बनाकर दे सकता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता भैया। तो हमारे जो इसके एग्जाम्पल आएंगे sp3d संकरण के, एक तो ये केवल तृतीय आवर्त के ही आएंगे आपके, है ना। क्यों आएंगे तृतीय आवर्त के, क्योंकि इनमें डी कक्षक आ चुका है, संकरण में आपका डी sp3d है। तो सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और तृतीय आवर्त में भी अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब तो कौन से यौगिक बनाते हैं, आयनिक। और ये जो संकरण बताया जा रहा है ये किनके लिए बताया जा रहा है, सहसंयोजी, है ना। तो वो तीन भी खत्म। सिलिकॉन भी नॉर्मली नहीं बनाता है, सिलिकॉन सिलिकेट्स में ही खुश रहता है, उसकी दुनिया अलग है पूरी, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा अगला फास्फोरस से ही चालू होते हैं। फास्फोरस के बाद नेक्स्ट जरूर आप सल्फर में जा सकते हो, तो सल्फर अगला। अब सल्फर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक मल्टीपल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड, ताकि 6 की जगह वापस, सल्फर के बाद अधिकतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, है ना। ये हाथ नहीं दिखा रहा था, ऐसे 6 था, रुक गया था हाथ। तो इसके बाद अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 6। अब मुझे एक क्या डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी तो टोटल स्टेरिक नंबर कितनी होगी, 5, क्योंकि पाई बॉन्ड संकरण में काउंट नहीं होता है। तो सल्फर वाले जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ना, ज्यादातर आप SOX4। अब ऐसे खूब सारे बना सकते हो, मैं एक एक उदाहरण देते चल रहा हूँ। अगर मुझसे SOX4 की संरचना पूछेगा तो किस तरह से बनाऊंगा, S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, X X X और अरे मेरी बात समझो, क्योंकि हमने अभी रूल लिख लिया था कि मल्टीपल बॉन्ड अगर आएगा तो वो किस स्थिति में रहना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल, ठीक है ना।
तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको इस यहाँ पर रखना है। अब इससे क्या होगा कि एक्चुअली तो हम ये इस तरह से दिखा देते हैं बेटा, ये इतना एडवांस हमारे जेईई सिलेबस में नहीं है, बट ये परफेक्ट शेप नहीं होगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विकृत। विकृत होने का मतलब क्या है? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये θ1, ये θ2, ये θ3, तो अब ये θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 बराबर है ना। θ1 और θ2 को तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, आपके बराबर है, परंतु θ3 आपस में बराबर नहीं होगा। और θ1 θ2 बराबर भी हैं और इनका जो मान होगा वो 120 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, जबकि θ3 का मान क्या होगा आपका 120 डिग्री से कम। तो ये हमने VSPR थ्योरी के है ना मुख्य बिंदुओं में लिख लिया था कि बहुबंध कभी भी आकृति को परिवर्तित नहीं करेगा, परंतु वो बंध कोणों के मान को परिवर्तित कर सकता है। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में ये जरूर पूछ सकता है। तो ये एकदम परफेक्टली इस शेप का नहीं होगा, ये थोड़े थोड़े से क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। ठीक है ना, आ रही मेरी बात समझ में? इनफैक्ट ये जो आपने ये परफेक्ट बनाया है, ये भी क्या होगा, हल्का सा सीधा ना होके हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल इनके बीच का 180 है, ठीक है, ये ऐसे थे, समझ रहे हो? आजकल एरोबिक्स करता हूँ ना सुबह सुबह, तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो ये जो ऐसे परफेक्टली लटक रहे थे ना, अब ये थोड़े से क्या होंगे, आगे की तरफ झुक गए। ठीक है, आगे की तरफ झुकने से क्या हो गया कि इनके बीच का जो कोण है ऐसे झुक गए। अभी कोण कितना था, सीधा हूं तो 180, ठीक है, ऐसे झुक गए तो कोण क्या हो गया, 180 से थोड़ा सा कम हो गया मेरा। तो 180 से इधर का कोण कम हो जाएगा, तो इस तरफ का कोण क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भावनाओं को समझो बेटा, क्या हंस रहा। तो इधर वाला कोण हल्का सा क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो। चलो अगले एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें तो आयोडीन पर आ जाए। तो आयोडीन के भी, अब आयोडीन में क्या करना पड़ेगा आपको, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और आप चाहते हो कि केवल 5 ही हो, तो 2 डबल बॉन्ड डाल दो उसके अंदर। तो एक एक इसमें बढ़ाते चले जाओ, है ना। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। याद रखने के लिए कम से कम एक एग्जाम्पल तो याद है ना, उसका तरीका बता रहा हूँ। ये SOX4 था, तो अब इधर क्या कर दो आप, O को 2 कर दो, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 3, IO2X3। आ रही मेरी बात समझ जैसे। अब इसकी आकृति पूछेगा, शेप, तो कैसे बनाओगे, एक X इधर डाल दो, ये आपका डबल बॉन्ड हो, ये डबल O, ये X, ठीक है ना। तो मिनिमम 5 चाहिए। अब 5 के बाद 6 पर भी जा सकते हो, 7 पर भी जा सकते हो, भगवान आपका भला करेगा 8 पे भी आ जाओ, ठीक है ना। अब 8 पे कैसे आएंगे भैया, डबल बॉन्ड कितने कर दें, 3। तो याद रखने का एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, बढ़ाते जाओ। अब O को कितना कर दो, 3, और X को कितना कर दो, 2। एग्जाम्पल किसका रहेगा, जिनॉन का इसमें, ठीक है ना। तो XeO3F2, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं एक एक एग्जाम्पल अपना याद रख सकता हूँ। इसकी संरचना अगर मुझसे पूछी जाएगी तो क्या बोलूंगा मैं, संरचना Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F, मैं आपकी दुनिया रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो, भावनाएं समझ रहे हो मेरी, समझदार हो तुम बाकी चीजों में तो खूब। चलो, तो अब इसकी द्वितीय संभावना हमारी बॉन्ड पेयर 4 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 किस तरह निरूपित करोगे, AB4L, ठीक है। अब इसकी आकृति को आप बोलोगे क्या, सीसॉ, सीसा शेप बोला जाता है ना।
हिंदी में मुझे पता नहीं, अभी शीशा लिख लेना। इसको हिंदी में क्या बोला जाता? शीशा ही बोलते ना, झूले टाइप्स की। हाँ ठीक है। एक लोन पेयर आ रहा है। अब इसमें फिक्स नहीं है भैया, लोन पेयर आप है ना, मतलब किसी भी पोजीशन पे नहीं डाल सकता हूँ लोन पेयर। लोन पेयर किस स्थिति पे डालना पड़ेगा मुझे? लोन पेयर किस स्थिति पे डालना पड़ेगा? इक्वेटोरियल, ऐसा, ठीक है ना। अब लोन पेयर का प्रभाव मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, इसलिए अब इसे सीधा मत बनाना, हल्का सा ये क्या हो जाएंगे आपके, तिरछे हो जाएंगे, है ना। ऐसा मतलब अगर आपसे ये कोण पूछा जाए, है ना, इसको मैं θ1 बोल दे रहा हूं, तो θ1 जो होगा मेरा वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा। अगर मुझसे ये वाला कोण पूछा जाए θ2, तो θ2 भी 120 से कम हो जाएगा। ठीक है। और उदाहरण क्या क्या दोगे आप, जैसे, है ना, SX4, संरचना नहीं बना रहा हूं क्योंकि ऐसे ही बनाओगे। SX4 की बना लो, चलो जल्दी से। SX एक लोन पेयर। अगर आप आयोडीन में जाना चाहोगे तो क्या कर दो, जो एग्जाम्पल वहां बताए गए हैं आपको वैसे बनाते जाओ। इसमें से एक को हटाया, सब में से क्या कर दो, एक एक को हटा दो, तो अगला वाला IO2X3 था, अब उसकी जगह IOX3 हो जाएगा। 3 बंद X के साथ चलेगा इलेक्ट्रॉन बनाने में, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके साथ 5, 7 थे, तो एक क्या बच गया आपका, लोन पेयर। अब IOX3 की संरचना पूछेगा तो क्या करोगे, लोन पेयर तो यहीं डालोगे आप, ठीक है ना। डबल बॉन्ड भी अब यहीं डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एक्स ऊपर, एक एक्स नीचे। अगला एग्जांपल क्या दे सकता हूं, Xc में से भी एक ऑक्सीजन हटा दो, XcO2F4, XcO2F4 कैसे हो जाएगा हमारा, Xc डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, F और अब इसमें और पॉसिबल बना सकते हो कि XcOF4 कर दो, ये भी संभव है। लोन पेयर तो तब भी रहेगा क्योंकि 4 इधर गए और 2 इधर गए, 6। तो अगर इसको कर देते हो तो Xc, है ना, डबल बॉन्ड O, सही करा गलत करा हमने, XcO2F2, ये सही करा गलत करा, 4 और 1 5 और 6 का केस हो गया ये तो नहीं, XcOF4 नहीं करेंगे, है? वो केस कितने का हो जाएगा आपका, 6 का, समझे, तो उसको मत करो। XcOF4 तो 6 का केस हो जाएगा, चलो हटाओ। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, बॉन्ड पेयर 3 कर दो और लोन पेयर 2 कर दो। इस केस में नहीं आएगा, XcO3F2 बनेगा, बट उसमें 6 हो गए ना। हाँ, XcOF3 बना सकते हो, उसमें क्या हो जाएगा, XcOF3 में 3 और 2 5, बाकी ये 7 का एग्जाम्पल हो जाएगा ना। तो ये तो इसका अष्टक ही आप पूर्ण नहीं करवा रहे हो, तो इसको भी छोड़ो अभी। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2, तब आप कंपाउंड यौगिक को किससे निरूपित करोगे, AB3L2, और तब इसकी ज्यामिति क्या बोलोगे आप, टी शेप, है ना। टी शेप कैसे, लोन पेयर आपको पता ही है कहाँ देना पड़ेगा, एक लोन पेयर यहां दे दो, एक लोन पेयर यहां दे दो, है ना, तो B और B दिख रहा है, टी, मन की आंखों से देखो, तन की नहीं, मन की। तो ये कैसे दिख रहा है, टी दिख रहा ना। तो एक्चुअली ये वापस पूरा 180 नहीं होता, हल्का से क्या रहता है आपका, टिल्टेड,
बट टी बोलने के लिए हम लोग थोड़ा सा सीधा दिखा देते हैं, तो ये टी शेप है हमारा, ठीक है ना। अब देखो आप खुद भी गिन सकते हो कि AB4L बनाने का मतलब क्या है, आपके पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6, क्योंकि याद रखने की चीजें ज्यादा होती जाएंगी ना, तो हम लोग उन्हें थोड़ा सा लिंक करते हैं, है ना। 4 बॉन्ड पेयर के लिए और 1 लोन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और 2 6, तो इसलिए हमारे एग्जाम्पल कहाँ से चालू हो रहे हैं, आपके 6 वालों से ही चालू हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को। अब यहाँ पर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो 2 और 2 4, 5, 6 और 7, ये उस तरह के केस आएंगे जिनमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन मतलब कहां से आएंगे केस, आपके आयोडीन से। आ रही मेरी बात समझ में? तो आयोडीन से अपना केस ले लो, जैसे आयोडीन का केस क्या ले सकते हो आप अपना, ठीक है ना, ICl3, है ना, इनफैक्ट IBr3, IF3, इस तरह के फलाना डिम्पा, है ना, जो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड अस्तित्व में है आप उनको यहाँ पर आप उठा सकते हो, है ना, BrCl3 जिनकी खोज हो चुकी है, तो हम लोग 2-4 लिख देना, सबकी संरचना आपकी इसी तरह से टी शेप की हो जाएगी, है ना। जिनॉन को भी आप उठा सकते हो, क्योंकि मिनिमम मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7, तो 8 वाला भी हो सकता है, बस एक क्या कर दूं मैं, डबल बॉन्ड डाल दूं, तो इसमें मैं किस तरह के केस बोल सकता हूं अपना, XeOF2 बोल सकता हूं। तो XeOF2 है ना, इसकी अब संरचना बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर वालों की तो सेम थी। इसमें कैसे संरचना बनाओगे, डबल बॉन्ड O इधर डालोगे, F F, 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी आपकी, बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर 3, क्या इसके आगे आगे की संभावना संभव है ना। क्या 5वां केस भी बना सकते हो, बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 4, नहीं, ये तो तब संभव होगा जब मिनिमम 9 इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कोश में, ठीक है ना, 8 इसके लिए और 1 बंद बनाने के लिए, तो हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं, अधिकतम हमारे पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, ठीक है ना। और जिनमें है 8 से ज्यादा, क्योंकि हमें तो कौन सा बंध देखना, उपसहसंयोजक बंध, 8 से ज्यादा हो सकते हैं। आप बोलोगे सर आपने जिंक में बोले थे 18 इलेक्ट्रॉन Zn+2 में, परंतु फिर Zn+2 सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाएगा, वो तो केवल कौन से यौगिक बनाएगा, आपका आयनिक, है ना। तो सहसंयोजी यौगिक के लिए मुझे चाहिए केवल कौन से वाले, P ब्लॉक के, कोनों कोनों के, है ना, D ब्लॉक S ब्लॉक पे तो जा ही नहीं रहा हूं मैं, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म, लास्ट पॉसिबिलिटी यही होगी। अब इसे किस रूप में निरूपित करोगे आप, AB2L3, ठीक है, और इसको बोला जाएगा किस तरह का, आपका लीनियर। क्यों बोला जाएगा लीनियर, क्योंकि तीनों जो आपके लोन पेयर है वो तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही डालने, अब बचते हैं जो 2 आपके बॉन्ड पेयर, वो ऊपर नीचे डालो क्या, है ना। और इसके भी एग्जांपल, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप आयोडीन से ले सकते हो, प्रोवाइडेड क्या कि नेगेटिव चार्ज हो, जैसे I3 माइनस, Br3 माइनस, Cl3 माइनस, ICl2 माइनस, IF2 माइनस, है ना। तो ये हमारा उस हेलोजन फैमिली के, जिनॉन के भी आप कुछ एग्जांपल डाल सकते हो। सबसे पहला तो क्या, XeF2 हो जाएगा ना, तो XeF2 को आप इसमें डाल सकते हो, Xe 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, F और F। इस वजह से संरचना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो 5th केस यहाँ पर संभव नहीं है। तो दिस इज अवर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ केस नंबर 4 sp3d। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को बोलूंगा, क्योंकि जब आप अगले केस में आओगे 6 वाले, तो उसमें ज्यामिति सम्मित हो जाती, ठीक है ना।
और अगला केस sp3d3, उसके केसेस काफी कम अवेलेबल है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है 5 वाले हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लिख लो अगला केस नंबर ना, ये छोटा ही है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं। केस नंबर कौन सा? 5वां, जब स्टेरिक नंबर कितनी हो जाए आपकी? 6। ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 होने का मतलब संकरण तो हमेशा कौन सा होगा आपका? sp3d2, है ना। अब इनको मैं सिंपल वे में पॉसिबिलिटीज बता दे रहा हूं आपको। इसकी पहली पॉसिबिलिटी है ना, सबसे पहले तो आप मिनिमम इलेक्ट्रॉन सोच ही लो कि कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, है ना। चलो वो इसमें लिखेंगे, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। इसके लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगली पॉसिबिलिटी बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 तो इसके लिए, 2 इसके लिए। तो आप बोलोगे कि मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और इस तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। इसके आगे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी में देख लो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके आगे अगर आप जाओगे बी को 3 कर दो और एल को भी 3 कर दो, तो है ना 3 3, तब 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9। वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो अब आप खुद केसेस बना सकते हो ना। अब जब बॉन्ड पेयर 6 होगा, लोन पेयर 0 होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल को मैं किससे निरूपित करूंगा? मेरा AB6। ठीक है, संकरण तो वही रहेगा। ज्यामिति को क्या बोला जाएगा इसका? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमारे लिए हम बोल सकते हैं कौन सा? SF6, है ना, PCl6 माइनस। इनफैक्ट आप AlCl6 माइनस 3 भी बोल सकते हो। ये एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कोवालेंट कंपाउंड बना देता है ना। तो SF6 PCl6 माइनस Al6, है ना, AlCl6 माइनस 3, इस तरह के कंपाउंड आप बोल सकते हो यहाँ पर अपने। ठीक है। अब इसमें एक चीज लिख लेना कि अष्टफलकीय ज्यामिति, एक संरचना बना दे रहे हैं ताकि उसमें बंधुकोण वगैरह बता दें। F F F F F F। इसमें केवल एक ही तरह का बंधुकोण है, वो है 90 डिग्री का, जिसकी कुल संख्या कितनी है आपकी? 12। तो इसमें लिखना कि अष्टफलकीय ज्यामिति एक सममित ज्यामिति है, अष्टफलकीय ज्यामिति एक सममित ज्यामिति है ना। अर्थात सममित ज्यामिति होते ही क्या एडवांटेज हो गया? अब कुछ भी आ जाए, चाहे लोन पेयर हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे एक से अधिक परमाणु, उन्हें आप किसी भी स्थिति पर डाल सकते हो ना। अष्टफलकीय ज्यामिति एक सममित ज्यामिति है, अर्थात लोन पेयर ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड, हेलो, है ना। अष्टफलकीय ज्यामिति एक सममित ज्यामिति है, अर्थात लोन पेयर ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक एक से अधिक परमाणु उपस्थित होने की स्थिति में, ऑब्लिक एक से अधिक परमाणु उपस्थित होने की स्थिति में इन्हें किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, इन्हें किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें दो संभावना है जो मैंने लिखी थी, एक लोन पेयर है और 2 लोन पेयर, है ना। तो पहला लिख लेना कि पार्ट 1 ए बना के लिखना है इसमें कि एक लोन पेयर होने पर, एक लोन पेयर होने की स्थिति में किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, एक लोन पेयर होने की स्थिति में किसी भी स्थिति में रख सकते हैं।
ये जो 6 पोजीशन है, आप एक लोन पेयर है तो किसी भी स्थिति में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब सेम है। परंतु कॉमनली हम लोग रखते कहां पर है आपका, ऊपर, है ना। ऊपर इसलिए कि वो आसानी से क्या करे, दूर से दिखाई दे जाए, पहाड़ी टाइप्स का ना। घर को डिजाइन देनी होती तो हमेशा ज्यादा डिजाइन कहाँ पे देते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर दिखाई देगा, नीचे क्या दिखाई देगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस वो वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ बड़े बड़े बिल्डर पेंट हाउस वगैरह बनाते हैं, सुना होगा आपने, सुना है। इसी दुनिया के प्राणी हो, मंगल ग्रह से आए, है ना। तो खूब जो मल्टी बिल्डिंग, या कहीं भी आपने पिक्चरों में मल्टी बिल्डिंगें देखी होंगी ना, तो जो भी शेप आती है वो कहाँ पर जाती है आपकी, ऊपर की तरफ। नीचे तो नॉर्मल फ्लैट बनते रहते हैं, ऊपर शेप देते हैं जाके। तो इस वजह से जो बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 वाला केस है, इसकी ज्यामिति को हम लोग स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल से तात्पर्य क्या है कि जो आपका लोन पेयर होगा वो ऐसा आपने ऊपर डाल दिया, बी 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 और एक बी। स्क्वायर पिरामिडल इसलिए हो गया क्योंकि अब क्या हो गया, ये तो एक स्क्वायर में है, और नीचे वाला क्या होगा, सबसे आके जब जुड़ेगा तो एक क्या बना देगा आपका, पिरामिड बना देगा, है ना। एक एक एग्जांपल लिखते चले हम लोग, IF5। तो ये आपका इस तरह का हो जाएगा, एक लोन पेयर हो गया और 5 क्या आ गए आपके, फ्लोरिंग। आप चाहो तो XCF5 प्लस, ज्यादा टेढ़े मेढ़े कंपाउंड मत लिखना, क्योंकि हो सकता है उनमें से कई अस्तित्व में ना हो। तो वो जो पूछेगा हमें तो बस एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। XCF5 प्लस में भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन में से एक कम हो गया, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कर सकता हूं, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी लिखना कि यदि 2 लोन पेयर उपस्थित हो, सेकेंड पॉसिबिलिटी, यदि 2 लोन पेयर उपस्थित हो तो इन्हें हमेशा, है ना, एक है तो कहीं भी रखो, सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर, शेप तो स्क्वायर पिरामिडल ही बननी है ना। ऐसा इसलिए भी करते हैं भैया, अगर आपने यहां पर रखा, आप बोले सर तब कैसे स्क्वायर पिरामिडल, तो हमें देखने में बस समझ में नहीं आएगी, बाकी स्क्वायर पिरामिडल तो हमेशा रहेगा। ये जो 6 बंद आ रहे हैं ना, ये 2 हैं अलोंग कौन सी एक्सिस पर, आपके एक्स एक्सिस, 2 हैं अलोंग वाई, 2 जेड। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये आप जो नॉर्मल एक्सिस बनाते हो बेटा, वो किस तरह से बनाते हो, ऐसी। अब क्या हो गया, बस हमने एक्सिस को इस तरह से बना दिया। तो ये अगर आप इसको एक्स एक्सिस ले रहे हो, इसे वाई, तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी आपकी, जेड। तो 2 आपके पास एक्स एक्सिस में है, 2 आपके पास वाई एक्सिस में है, और 2 आपके पास कहां पर, जेड एक्सिस। तो अगर आपने इस पोजीशन पर भी रखा, तो अब जो पिरामिडल बनेगा वो मुझे इस तल में नहीं दिखाई देगा। वो पिरामिडल अभी मैंने कौन से, जेड एक्सिस के लिए रखा है, तो स्क्वायर जो बन रहा है वो कौन से प्लेन में बन रहा है आपका, XY प्लेन में। आ रही मेरी बात समझ। अगर आपने इस डायरेक्शन में रखा है तो जो स्क्वायर बनेगा आपका वो YZ प्लेन में हो जाएगा इससे, और एक बार स्क्वायर कौन से प्लेन में बनेगा फिर, XZ प्लेन, वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, फिर इमेजिनेशन ज्यादा लगता है, दैट्स व्हाई हम लोग ऊपर डालते हैं। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोला था हमने, 2 लोन पेयर उपस्थित हो तो इन्हें हमेशा, है ना, एक दूसरे के विपरीत, अर्थात, है ना, 180 डिग्री पर रखा जाता है। अब वापस सबसे अच्छा दिखाने के लिए यही होता है कि आप इन्हें इस तरह से, AB4L2 का केस है ना, इस तरीके से दिखाओ, जेड एक्सिस, ताकि आपको प्लेन में दिखाई दे। परंतु आप चाहो तो इसे, है ना, ये दोनों हमने किस एक्सिस के अलोंग रख दिए लोन पेयर, जेड एक्सिस, जो कितने डिग्री पर हो गए, 180। आप चाहो इन्हें तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, कोई मना नहीं। ठीक है ना। अब आपने लोन पेयर मान लो कौन सी एक्सिस के अलोंग रख दिए, वाई एक्सिस है। अभी भी ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है आपका, 180 का। ठीक है। और तीसरी संभावना, अब जैसे ऑब्जेक्टिव में ना वो परेशान इसी तरीके से करता है, इसलिए मैं सब पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो तीनों सही है भैया।
अब आपने दोनों को रख दिया कौन सी एक्सिस पर, जेड एक्सिस। तो ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, बट देखने में सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी कौन सी लगती है, ये वाली, ठीक है ना। तो इस वजह से इस ज्यामिति का नाम AB4L2 वाली जो भी ज्यामिति होगी, इसका नाम हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। क्या नाम बोला जाता है इसका, स्क्वायर प्लेनर, समतलीय वर्गाकार, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर का कोई रोल नहीं है ना, तो ये समतलीय वर्गाकार हो गई, चारों क्या हो गए आपके एक प्लेन। और इसका अगर एक आधा उदाहरण आप लिखना चाहो तो XCF4 आप बोल सकते हो, सही है ना। 4 बॉन्ड पेयर और 2 क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में